हेलो, मैं डॉक्टर प्रिय रंजन और आज मैं आपको जो एग्रीकल्चर हेरिटेज के पार्ट 2 के बारे में जो टॉपिक है हमारा, ये आपका एग्रीकल्चर हेरिटेज से रिलेटेड है, जिसमें हमने पहले वीडियो में जिक्र किया था एग्रीकल्चर हेरिटेज के बारे में, और उसमें हमने आपको इवोल्यूशन ऑफ मैन एंड एग्रीकल्चर के बारे में बताया था, जिसमें कि हंटिंग, पोस्टल और उसके बाद में क्रॉप कल्चर, ट्रेड, ये 4 फेजेस के बारे में हमने बताया था कि कैसे शिकार करता हुआ मनुष्य था, फिर उसने पशुचारी जीवन जीना सीखा, फिर नदियों के किनारे आके बसा जहाँ उसने फसलों का उत्पादन का काम भी शुरू किया, और तत्पश्चात जो फसलें बच जाती थीं उसका उसने फिर आदान प्रदान के माध्यम से व्यापार व्यवसाय के रूप में एक नए ट्रेंड को इजाद किया। तो आज जो उसी को आगे बढ़ाते हुए उस टॉपिक को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर के बारे में, यानी कि मानवीय संस्कृति का विकास। देखिए, मानवीय संस्कृति का विकास का मतलब होता है कि मानव कैसे जावा मैन से लेकर के और वर्तमान मानव के रूप में बना है। तो आज से लगभग 15 लाख यानी 15 लाख ईयर्स एगो, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 15 लाख ईयर्स एगो, ये जावा मैन के रूप में मैन के रूप में था। इसे होमो इरेक्टस भी कहा जाता है। तत्पश्चात इसने डेवलप किया तो ये क्रोमैनन के रूप में बना। उसके बाद में वर्तमान में आज बुद्धि से शारीरिक बौद्धिक कुशलता, शारीरिक कुशलता, इन सारी चीजों को देखते हुए वर्तमान रूप में ये होमो सैपियंस के रूप में जाना जाता है। और मानव का जो वर्तमान जिसको हम लोग ज्ञानी मानव कहते हैं, वर्तमान में साइंटिफिक नेम भी इसका होमो सैपियंस है। तो इस तरीके से जो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर है, ये क्या है आपका 15 लाख ईयर्स एगो जावा मैन के रूप में था, फिर ये होमो इरेक्टस के रूप में बना, फिर क्रोमैनन के रूप में बना, और तत्पश्चात इसने होमो सैपियंस का रूप लिया। और होमो सैपियंस ये जो होता है, ये मनुष्य का वर्तमान में वैज्ञानिक नाम होता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञानी मानव। अब चलते हैं हम किस तरफ। इसी क्रम में डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर के ही क्रम में 8700 से 7700 ईसा पूर्व में इसने एनिमल्स को पालतू बनाना शुरू किया। तो सबसे पहले जो पेट एनिमल्स थे इसके, ये गॉट और सिप, यानी भेड़ और बकरियों को इसने सबसे पहले पालतू बनाया। लेकिन शिकार की दृष्टि से जब इसने हंटिंग के लिए एनिमल्स की सहायता ली, तो सबसे पहले उसमें इसने जो डॉग है यानी कुत्ता है, उसको इसने पालतू बनाया। ठीक है। तो अब एक बात आती है एग्रीकल्चर सिविलाइजेशन के बारे में। देखिए, जो करीब 8700 से 7700 बीसी की बात की जाती है, और इसने जब जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया, तो फिर वहीं से एग्रीकल्चर एंड सिविलाइजेशन का विकास माना जाता है। और इस सिलसिले में हम डिफरेंट स्टेजेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड सिविलाइजेशन का भी अध्ययन करेंगे, जिसमें कि आपका स्टोन एज आता है, ब्रॉन्ज एज आता है और आयरन एज आता है। ठीक है। तो इस चीज को हम यहां लेके चलते हैं। स्टोन एज आता है, ब्रॉन्ज एज आता है और आयरन एज आता है। ठीक है। स्टोन एज को भी 4 पार्ट में बाइफरकेट कर दिया, इसको सेपरेशन कर दिया गया है। स्टोन एज में आप देखिएगा तो सबसे पहले ओल्ड स्टोन एज आता है, जिसको हम लोग कहते हैं पूरा पाषाण काल। इसको हम लोग पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं। उसके बाद में आपका आता है मेसोलिथिक, और मेसोलिथिक जो आता है, मेसोलिथिक जो एज आता है, स्टोन एज आता है, इसको हम तकरीबन 10,000 बीसी पहले के समय को हम लोग मेसोलिथिक एज कहते हैं, स्टोन एज कहते हैं। तत्पश्चात
7,500 BC से लेकर के 6,500, दैट मीन्स 7,500 टू 6,500 BC तक का जो एज आता है, इसको हम लोग नियोलिथिक स्टोन एज कहते हैं। अब इन तीनों एजेस के बाद में जो लास्ट वाला एज आता है, उसको हम लोग ब्रॉन्ज एज कहते हैं। ब्रॉन्ज एज के बाद में ही आपका आयरन एज की शुरुआत होती है। ठीक है, ब्रॉन्ज एज जो होता है ये तकरीबन 3,000 BC से लेकर के और आपका 1700 BC तक का माना जाता है। यानी कांस्य युगीन जो समय है उसमें कांसे का प्रयोग होता था। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रॉन्ज एज के टाइम में ही आपका सबसे पहले तो मानव ने हल की शुरुआत की, हल की खोज की। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही इसने हल की शुरुआत की तो नदी घाटियों में ये बस गया और तत्पश्चात इसने खेती का काम शुरू किया और नहरों की उत्पत्ति भी उसी समय में मानी जाती है। ये बात क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन बनता है, अभी जो हमने टॉपिक बताया इसमें आपका क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन कल्चर, यानी कि मानवीय विरासत, मानवीय संस्कृति के विकास के जो विभिन्न चरण होते हैं वो कौन कौन से हैं। ये चीज क्लियर हुआ? एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके चल रहे हैं। ये तो टॉपिक था आपका कि व्हाई आर द डिफरेंट अर्ली एजेस, व्हाट आर द डिफरेंट अर्ली एजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर के बारे में। अब जो अगला है हमारा इसी से रिलेटेड, व्हाई डू हैव स्टडी द एग्रीकल्चर हेरिटेज। आखिर कृषि जो संस्कृति है, कृषि से संबंधित जो संस्कृति है, इसका अध्ययन हम क्यों करते हैं। तो उसके पीछे का कारण है, आप यहाँ देख सकते हैं क्या, कि हमें सेटिस्फाई करने के लिए किन चीजों को, तो भारत के समृद्ध जो कृषि विरासत है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हम ये क्या कहते हैं उसको, कि सबसे पहले तो हम देख लेते हैं व्हाई डू हैव टू स्टडी द एग्रीकल्चर हेरिटेज। एग्रीकल्चर हेरिटेज की यानी जो कृषि विरासत है इसकी स्टडी की आवश्यकता क्यों है, तो ये है आपका सेटिस्फाइड डिमांड ऑफ फूड एंड एनर्जी हेल्थ कल्चर के बारे में। किस चीज के लिए हमें आखिर एग्रीकल्चर हेरिटेज की स्टडी की आवश्यकता है, तो जो हमारी बढ़ती जनसंख्या है, या चूंकि हम जानते हैं कि हमारा मुख्य जो लिवलीहुड है, यहाँ का जीवन यापन है, वो कृषि पे आधारित है, डायरेक्ट वे में भी और इनडायरेक्ट वे में भी। बहुत से ज्यादा लोग जो है तकरीबन 70% मान के चलते हैं, या अप्रॉक्स 66% जो लोग हैं कृषि पे आश्रित हैं। तो इस हिसाब से जो एग्रीकल्चर है ये लोगों की, हमारा चूंकि जनसंख्या है, उस जनसंख्या की भोजन की आवश्यकता, डिमांड ऑफ फूड, भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ऊर्जा की पूर्ति के लिए उनकी, और जो स्वास्थ्य है, संस्कृति है, स्वास्थ्य से संबंधित जो संस्कृति है उसको संतुष्टि, उसकी संतुष्टि के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है, टू स्टडी द एग्रीकल्चर हेरिटेज। दूसरा आपका है ये क्या, कि सेकेंड पॉइंट है इट जनरेट्स न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये क्या करता है एग्रीकल्चर, आपको रोजगार के सृजन के लिए नए अवसरों को पैदा करता है। ये किस लिए आवश्यक है, स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर हेरिटेज किस लिए आवश्यक है, तो रोजगार के नए अवसरों को पैदा करने के लिए भी इसका अध्ययन आवश्यक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि इट प्रोमोट्स द इको टूरिज्म, लोकल ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। ये किस चीज को प्रोत्साहित करता है, किसका प्रोत्साहन करता है, तो इको टूरिज्म के बारे में। इको टूरिज्म क्या होता है कि प्रकृति से संबंधित जो पर्यटन होता है उसको ये प्रोत्साहित करता है, यानी लोकल स्तर पे जो भी वहाँ की वनस्पतियां हैं, प्राकृतिक
संपदाएं हैं उससे पर्यटकों को रूबरू कराया जाता है। और इसीलिए उस चीज को देखते हुए वहां के जो भी स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर हेरिटेज इसलिए भी किया जाता है, ठीक है, ताकि वहां के इको टूरिज्म को बढ़ाया जा सके, जिसके माध्यम से रोजगार पैदा हो सके और लोकल ट्रेडिशन से भी बाहरी लोगों को या पर्यटकों को रूबरू कराया जा सके। लोकल ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर यानी कि जो स्थानीय परंपरागत कृषि है और इको टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसके प्रोत्साहन के लिए भी क्या जरूरी है, टू स्टडी एग्रीकल्चर हेरिटेज, कृषि विरासत का अध्ययन आवश्यक है। तो इस तरीके से एक जो क्वेश्चन आपका बनता है ये कि हमें कृषि विरासत के अध्ययन की आवश्यकता क्यों है, तो ये चीजें 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में कि भारत की जो समृद्ध कृषि विरासत है उसके पीछे का क्या कारण है। तो समृद्ध कृषि विरासत भारत का है। हम अगर कृषि करते हैं, कृषि कार्यों पे मुख्यतः निर्भर करते हैं, या आप देखिएगा जितने भी विद्यार्थी गण अधिकतर जो इस प्रकार के जो कोर्सेज हैं उसको कर रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से उनका जो बैकग्राउंड रहा है, उनकी 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी पहले का बैकग्राउंड रहा है, वो एग्रीकल्चर से ही संबंधित रहा है। तो इस चीज को देखते हुए अगर एग्रीकल्चर हेरिटेज इन इंडिया के बारे में बात करें तो ये क्या करता है कि आपको जो खास करके जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, उनमें जागरूकता को बढ़ाने के लिए कि हमारी कृषि परंपरा या कृषि विरासत कितनी समृद्ध है, इसके लिए भी आपको इसके स्टडी की आवश्यकता है। रिच एग्रीकल्चर हेरिटेज इन इंडिया को लेकर के दूसरी चीज है कि द सेंस ऑफ प्राइड अमॉन्ग द पीपुल, द सेंस ऑफ प्राइड अमॉन्ग द पीपुल, स्पेशली एग्रीकल्चर स्टूडेंट के बारे में। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के बीच में यानी उनके अंदर इस चीज को का गौरव महसूस हो कि वो भारत के समृद्ध कृषि विरासत का वो हिस्सा बनने जा रहा है। तो इन चीजों को डेवलप करने के लिए, सेंस ऑफ प्राइड को डेवलप करने के लिए एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स में आपको ये चीज जो है एग्रीकल्चर हेरिटेज का अध्ययन किया जाता है। दूसरी चीज है आपका स्टिमुलेट द साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, जो हमने यहाँ पे लिखा है। स्टिमुलेट साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। तो ये देखिए रिच एग्रीकल्चर हेरिटेज इन इंडिया ये कैसे संभव है, तो साइंटिफिक या क्यों संभव है, तो ये जो साइंटिफिक रिसर्च होता है, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी जो परंपरागत तकनीकी है, उस परंपरागत तकनीकी का वैज्ञानिक शोध करना और उसको प्रोत्साहित करना, ठीक है, ताकि हमें एग्रीकल्चर हेरिटेज जो हमारा है उसको किस प्रकार से, भारतीय जो कृषि विरासत है उसको किस प्रकार से हम समृद्ध कर सकें, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, तो क्या है कि लोगों के बीच में या भारतीय जो कृषि समृद्ध कृषि विरासत है इसके बारे में जागरूकता पैदा करना। दूसरा चीज होता है कि जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स होते हैं अमॉन्ग द पीपुल, स्पेशली एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, समझ गए, भारतीय खास करके जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स होते हैं उनके बीच में गर्व की भावना, जो गौरव की भावना होती है उसको बढ़ाना। अगर कोई एग्रीकल्चर साइंस से कोर्सेज कर रहा है तो ये तो बहुत ही फख्र की बात है, इस चीज और इस गुण को उभारना। क्योंकि अगर इस तरह के
गुणों का विकास स्टूडेंट्स में किया जाता है, युवाओं में किया जाता है, तो इसका प्रभाव ये पड़ता है कि वो रिसर्च एंड इन्वेंशन में बहुत ही अच्छा करते हैं। और रिसर्च एंड इन्वेंशन शीट्स हो, चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड हो, खास करके वो कृषि पे आधारित हो, तो उसमें देश का विकास भी होता है, उस एरिया का भी विकास होता है। क्योंकि ये रिसर्च एंड इन्वेंशन जो है, ये खास करके अगर आपके ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी या ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर होता है उस पर बेस्ड होता है, तो ये एक इको जो फ्रेंडली एग्रीकल्चर होता है उसको प्रमोट करता है, जिससे कि आपके जो लैंड की फर्टाइलिटी है वो भी बनी रहती है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। सो थैंक यू वेरी मच। आप ने इस पार्ट को एंजॉय करिए।